उत्तराखंड में एक छोटा सा हिल स्टेशन, शांत, सुंदर और हर छोटे शहर जैसी स्लो लाइफ। लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी सीक्रेट्स थे। राजीव मेहता, शहर का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। रियल एस्टेट हो या फार्मा कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन, पैसा और पावर दोनों ही उसके पास थे। निशा मेहता, राजीव की सपोर्टिव वाइफ, एक्स मॉडल, एलिगेंट, हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने वाली। लोग कहते थे जैसे उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। हर पार्टी, हर इवेंट में उनकी मिसाल दी जाती, एक परफेक्ट कपल की। पर अंदर की कहानी अलग थी। राजीव डोमिनेटिंग था, बहुत फाइनेंस को कंट्रोल करता था और सोशल इमेज के लिए काफ़ी कॉन्शियस था। सब उसके ही रूल्स पे चलता था। घर में फुल टाइम स्टाफ था, पर्सनल ड्राइवर और उनकी फैमिली डॉक्टर एंड वेरी क्लोज फ्रेंड डॉक्टर रूमी शेख। और इस कहानी का नरेटर डॉक्टर रूमी के मुताबिक उस रात सब कुछ नॉर्मल था। डिनर के बाद हर रोज़ की तरह राजीव अपनी स्टडी रूम में थे। कुछ देर बाद हाउस हेल्प जब उनको ग्रीन टी देने गई तो नॉक किया, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने सोचा शायद सर बाथरूम में होंगे। कुछ मिनट बाद फिर नॉक किया, इस बार ज़ोर से, और नाम लेके भी आवाज़ लगाई गई, पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नॉर्मल नहीं था। स्टडी रूम का डोर अंदर से लॉक था, लाइट्स ऑन थी, नीचे से हल्का सा ग्लो आ रहा था। उनकी वाइफ निशा को बुलाया गया, डुप्लीकेट की मंगवाई गई और डोर को खोला गया। रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। डेस्क पे फाइल्स नीटली रखी हुई थी, विस्की का ग्लास आधा भरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा रहता था। और फिर स्टडी टेबल के पास फ्लोर पे राजीव मोशनलेस पड़ा था। उसकी चेस्ट में एक शार्प नाइफ था। किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। रूम में स्ट्रगल का कोई नामो निशान नहीं था। विंडो और डोर तो अंदर से ही लॉक थे। ऐसा लग रहा था एकदम परफेक्टली प्लान्ड क्लीन मर्डर। लोकल पुलिस तुरंत पहुंची, मीडिया ने भी न्यूज़ उठा ली, पर प्रॉब्लम यही थी, राजीव कोई नॉर्मल नहीं था। एक हाई प्रोफाइल केस था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि स्टेट पुलिस ने ऑफिशियली केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। और तब एंट्री होती है रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर एसीपी हर्षवर्धन राव की, जिसे स्पेशली इस केस के लिए वापस बुलाया गया। राजीव का मर्डर हो चुका था और अब सवाल सिर्फ एक था, अंदर लॉक्ड रूम में किलर आया कैसे और गया कैसे। इस केस के लिए एसीपी राव को स्पेशली दिल्ली से बुलाया गया। रिटायर्ड थे, पर हाई प्रोफाइल प्रेशर के चलते उन्हें वापस लाया गया। राव बहुत शांत किस्म के इंसान थे, ना अननेसेसरी ड्रामा, ना लाउड इंटेरोगेशन, बस ऑब्जर्व करते थे और लोग खुद गलती कर देते थे। राव ने सबसे पहले क्राइम सीन को दोबारा एग्जामिन किया। डोर अंदर से लॉक्ड, विंडो लॉक्ड, कोई फोर्स एंट्री नहीं। डेस्क पर एक विस्की का ग्लास, एक फाइल खुली हुई, फोन टेबल पर। फोन में लास्ट कॉल डॉक्टर रूमी शेख। एसीपी राव के पूछने पे डॉक्टर रूमी ने बताया राजीव ने उन्हें कॉल किया था। राजीव थोड़े स्ट्रेस लग रहे थे, किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर पे बात करनी थी। और डॉक्टर रूमी बोले मैं कल क्लिनिक में मिल लूँगा, बस इतनी ही बात हुई थी। एसीपी राव ने सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर अगर बात अर्जेंट थी तो आप उस रात गए क्यों नहीं? डॉक्टर रूमी ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, मैं उस वक्त शहर के बाहर था और वैसे भी बिजनेस टेंशन कोई नई बात नहीं है, कल सुबह वैसे ही मिलना था। राव ने बस उसे देखा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ नोट करा। उनकी वाइफ निशा काफ़ी कंपोज थी, शॉक में थी, लेकिन पुलिस और सबके सामने उन्होंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। निशा ने बताया राजीव पिछले कुछ हफ्तों से स्ट्रेस थे, किसी लीगल नोटिस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन निशा को ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, या फिर वो उस वक्त बताना नहीं चाहती थी। राव ने सीधा पूछा, शादी में कभी कोई प्रॉब्लम? निशा ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जवाब फास्ट था, पर उनकी आंखें कुछ और ही बता रही थी। ये कह के निशा इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गई। एसीपी राव को फील हुआ निशा कुछ छुपा रही है। निशा को और भी कुछ पता है जो वो पुलिस से शेयर नहीं करना चाह रही। राव ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए, निशा, डॉक्टर रूमी और घर के सारे स्टाफ मेंबर्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकालो लास्ट 3 मंथ्स के। नेक्स्ट डे सीबीआई ने राजीव का प्राइवेट लॉकर एक्सेस किया। लॉकर हेवीली सिक्योर्ड था, बायोमेट्रिक स्कैन और सेकेंडरी की के बिना नहीं खुल सकता था। लॉकर में काफ़ी कैश था और कंपनी के पेपर्स और एक हाफ बर्न्ट लेटर मिला।
कविता के शर्मा के नाम से। उसमें लिखा था, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी और सब एक्सपोज कर दूंगी। और सिर्फ धमकी ही नहीं थी, कविता ने 50 करोड़ भी डिमांड किए हुए थे। लेटर का नीचे वाला हिस्सा जला हुआ था। ब्लैकमेल? तो राजीव विक्टिम था या खुद ब्लैकमेलर? ऐसा कौन सा सीक्रेट था जिसके लिए 50 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट की डिमांड की जा रही थी? फैमिली ने कभी कविता का नाम नहीं सुना, बिजनेस सर्कल में भी कोई मेंशन नहीं, पर्सनल असिस्टेंट को भी कोई आइडिया नहीं था कविता शर्मा के बारे में। या तो सब सच में अनजान थे या फिर सब कुछ जान के भी चुप थे। और कविता ऐसा क्या एक्सपोज करने वाली थी? कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बड़ा फ्रॉड? और ऐसा क्या सीक्रेट था जिसके लिए 50 करोड़ और एक जान दोनों दांव पे लग गए? एसीपी राव ने ऑर्डर किया, कविता शर्मा को ट्रेस करो। पर प्रॉब्लम ये थी, ऐसा कोई इंसान ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आधार रिकॉर्ड मिसमैच, पैन इनएक्टिव, एड्रेस फेक, जैसे कविता शर्मा एक केयरफुली क्रिएटेड आइडेंटिटी हो ब्लैकमेलिंग के लिए। और फिर निशा, डॉक्टर रूमी और स्टाफ के 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स आए। एक अननोन नंबर से बार बार डॉक्टर रूमी को कॉल करा गया था, शॉर्ट ड्यूरेशन, मोस्टली लेट नाइट। वही नंबर से राजीव को भी 2 बार कॉल करा हुआ था। नंबर फेक आईडी पे लिया गया था, लेकिन उसका यूजर नेम था कविता शर्मा। राव को अब समझ आया, कविता शर्मा सिर्फ एक मास्क है। जो भी इस नाम के पीछे है वो राजीव के पर्सनल और बिजनेस सीक्रेट दोनों ही बहुत अच्छे से जानता है। और उसे ये भी पता है, राजीव के लिए 50 करोड़ अफोर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। ये डिमांड रैंडम नहीं, कैलकुलेटेड थी। लॉकर में मिले लेटर का पेपर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। रिपोर्ट्स आई, पेपर इम्पोर्टेड था, वही प्रीमियम ब्रांड जो राजीव की कंपनी यूज़ करती थी। मतलब लेटर का पेपर बाहर से नहीं आया था, यहीं से लिया गया था, अंदर से, किसी अपने ने। एसीपी राव ने घर के पूरे मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स लेने का ऑर्डर दिया और साथ ही हाफ बर्न्ड लेटर का जो हिस्सा सेफ था उसकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस स्टार्ट हुआ। इनिशियल रिपोर्ट आने पे पता चला कि राइटिंग लेटर में डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट की गई है। और जब फोन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई और लोकेशन का डेटा एक्सट्रैक्ट, फोन रिकॉर्ड का लोकेशन डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ और वहीं सबसे बड़ा मिसमैच सामने आया। मर्डर वाली रात 9:30 से 11 के बीच डॉक्टर रूमी के फ़ोन की लोकेशन राजीव के घर के पास शो हो रही थी, लेकिन डॉक्टर रूमी का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था कि वो उस रात ट्रैवल कर रहे थे, सिटी में थे ही नहीं। राव ने डॉक्टर रूमी को दोबारा इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। रूम में सिर्फ 2 लोग थे, राव और डॉक्टर रूमी। राव ने सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर, अगर आप उस रात ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी फ़ोन की लोकेशन राजीव के घर के पास कैसे? डॉक्टर रूमी ने काम रह के जवाब दिया, फ़ोन कार में रह गया था और कार ड्राइवर के पास थी। राव ने बस उसे देखा, उसे क्लियरली याद था। डॉक्टर रूमी ने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि वो उस दिन खुद ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि उस रात ड्राइवर की वाइफ की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो घर जल्दी चला गया था। लेकिन राव ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, सॉलिड एविडेंस। और राव जानते थे, जब कोई झूठ बोलता है तो वो जल्द या देर खुद ही और गलतियां करता है। डिटेल जीपीएस डेटा ने कंफर्म किया, मर्डर के वक्त डॉक्टर रूमी की कार राजीव के घर के बाहर ही खड़ी थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, वो वहीं था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दूसरा पजल भी सॉल्व कर दिया। स्टडी रूम का लॉक ऐसा डिज़ाइन था जिसे डुप्लीकेट की से बाहर से भी लॉक किया जा सकता था। मतलब उस रात क्राइम होने के बाद डुप्लीकेट की से डोर को बाहर से बंद किया गया था ताकि सबको लगे कोई अंदर आया ही नहीं। प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली राजीव की वाइफ निशा टूट गई। उसने माना काफ़ी टाइम से राजीव और निशा के बीच झगड़े चल रहे थे। राजीव को उसके और डॉक्टर रूमी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। और सबसे बड़ा शॉक, कविता कोई और नहीं थी, वो निशा का ही एक्स्ट्रा नंबर था। उस नंबर से वो डॉक्टर रूमी से अक्सर बात करा करती थी और वहीं से राजीव को धमकी भरे मैसेज भी भेजती थी, कंपनी के सारे फ्रॉड्स को एक्सपोज कर देने की धमकी। और वो लेटर जो लॉकर में पाया गया था वो भी निशा ने ही लिखा था। निशा को पता था 50 करोड़ राजीव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वो पैसा लेके डॉक्टर रूमी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। उस रात राजीव को सब पता चल गया, कन्फ्रंटेशन हुआ और उस पल गुस्से और डर में निशा ने कंट्रोल खो दिया और राजीव पे अटैक कर दिया। घबराहट में निशा ने डॉक्टर रूमी को कॉल किया।
डॉक्टर रूमी तुरंत आ गए और पुलिस को गुमराह करने के लिए डोर को डुप्लीकेट की से बाहर से लॉक कर दिया और एक परफेक्ट लॉक्ड रूम का इल्यूजन क्रिएट किया गया। और सच कभी छुपता नहीं, सिर्फ सही वक्त आने का इंतज़ार करता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ग्रिपिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।